वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है आप लोग का। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारे सिलेबस की यूनिट 3 विच इज़ लॉज ऑफ मोशन एंड फ्रिक्शन। इसमें हम डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन भी देखेंगे साथ में, और एक एक करके टॉपिक्स हमारे पास आएंगे। तो इसमें जो पहला चैप्टर हमारे पास आता है वो है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। तो वहीं से हम शुरुआत करते हैं इसकी। यहाँ पर सबसे पहले कॉन्सेप्ट आता है डायनेमिक्स का। इससे प्रीवियस यूनिट काइनेमेटिक्स हम पढ़ चुके हैं। ये दोनों हमारी एक ब्रांच है फिज़िक्स की, मैकेनिक्स इसी के पार्ट हैं। जहाँ हमने मैकेनिक्स की बात की थी तो मैकेनिक्स वाज डिफाइंड एज, और वी कैन डिफाइन मैकेनिक्स एज द ब्रांच ऑफ फिज़िक्स इन विच वी स्टडी about motion of material objects. Whenever we are dealing with motion of material objects, it will come under mechanics. अब हम उसमें मोशन का कॉज पढ़ते हैं नहीं पढ़ते हैं, उसके अकॉर्डिंगली इसके टाइप्स हो जाते हैं। काइनेमेटिक्स जो हमारी प्रीवियस यूनिट थी उसको हम बोलते हैं ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स विच डील्स विद मोशन ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट्स विदाउट कॉज। यहाँ पर हम डायनेमिक्स में बोलते हैं इट इज़ द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स विच डील्स विद मोशन ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट्स विद कॉज ऑफ मोशन। यहाँ पर हम मोशन का कॉज भी देखेंगे, तो इसी तरीके से इसको डिफाइन किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक इसमें आ रहा है हमारे पास फोर्स। फोर्स बेसिकली दिस इज एक्चुअली कॉल्ड द कॉज ऑफ मोशन। अगर किसी को कहना है कि व्हाट इज द बेसिक कॉज ऑफ मोशन, तो आंसर इज फोर्स। तो बोलते हैं फोर्स इट इज एन एक्सटर्नल एफर्ट इन द फॉर्म ऑफ पुश और पुल which has following characteristics. It has tendency to either change or it tries to change the state of rest of the body. हो सकता है बॉडी ऑलरेडी मोशन में हो तो चेंजेस और ट्राइज टू चेंज द स्टेट ऑफ मोशन, और यहाँ पर जो हम मोशन की बात कर रहे हैं दैट विल बी यूनिफॉर्म मोशन ऑफ द बॉडी। देन उसके बाद आता है चेंजेस और ट्राइज टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी। यहाँ पर भी जो मोशन होगा वो यूनिफॉर्म मोशन ही होगा। तो हमेशा फोर्स चेंज करवा देता है स्टेट, ऐसा भी नहीं है, वो डिपेंड करता है। उसमें भी एक फैक्टर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, वो तो हम आगे जाके देखेंगे। फिलहाल हमारी फोर्स की बेसिक डेफिनेशन हो जाती है। और दूसरा तरीका जो इसको डिफाइन करने का है वो आप सिंपल डेफिनेशन आप जानते ही हैं, छोटी क्लास में हमने पढ़ रखी है। इट इज़ डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। मास और एक्सेलरेशन का प्रोडक्ट है। इस फॉर्मूले का प्रूफ हम यहाँ देखेंगे। ऐसा यूनिट फॉर्मूले से केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर और न्यूटन, जिसको कैपिटल एन से डिनोट किया जाएगा। क्वांटिटी वेक्टर है, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन के अलॉन्ग इसकी डायरेक्शन होगी, एंड दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला। अब जो हम ऊपर बात कर रहे थे कि समटाइम्स चेंजेस और समटाइम्स ट्राइज टू चेंज द स्टेट ऑफ द बॉडी, उसके पीछे रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है अगली प्रॉपर्टी इनर्शिया। इनर्शिया हम बोलते हैं इट इज़ द एबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू अपोज एनी चेंज। ये किसी भी तरह के चेंज को अपोज करने की बॉडी की एबिलिटी, बॉडी की प्रॉपर्टी है। इट इज़ द एबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू अपोज एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। इट इज़ मेजर ऑफ मास ऑफ द बॉडी, यानी कि जितना ज़्यादा बॉडी का मास होगा उसमें उतना ही ज़्यादा इनर्शिया। इनर्शिया किसी भी बॉडी की ऐसी प्रॉपर्टी के लिए हम कहते हैं जिसकी वजह से बॉडी अपनी स्टेट में आने वाले किसी भी चेंज को अपोज करती है। अगर बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट से मोशन में जाने को अपोज करेगी, अगर बॉडी मोशन में है तो मोशन से रेस्ट में आने को अपोज करेगी जब आप उस पर फोर्स लगा रहे होंगे, और मोशन में अगर आप डायरेक्शन का चेंज करा रहे हैं तो उसको भी अपोज करती है। तो किस तरह से अपोज करती है उसके लिए हम टाइप्स ऑफ इनर्शिया की बात करेंगे। उससे पहले हम बात कर रहे थे इट इज़ मेजर ऑफ मास ऑफ द बॉडी। तो ग्रेटर द मास ऑफ द बॉडी ग्रेटर विल बी द इनर्शिया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी में होता है। तो तीन कैटेगरी हैं इनर्शिया की। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इट इज़ दैट एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू अपोज एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट। अगर कोई बॉडी रेस्ट में है, आप उसे मूव कराते हैं तो वो आपको अपोज करती है। जैसे अगर आप एक छोटे से स्टोन को जो ग्राउंड पर पड़ा हुआ है उसको उठाने की कोशिश करेंगे तो आसानी से उठा लेते हैं बिकॉज उसका इनर्शिया कम है, बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉल मास। लेकिन एक बड़ा सा स्टोन होगा, अब आपको उस पर जब फोर्स लगाना होगा तो आपको ज़्यादा फोर्स लगाना होगा। हो सकता है आप उतना फोर्स लगा दें तो बॉडी के स्टेट को चेंज करा पाएंगे, लेकिन हो सकता है बॉडी आपको अपोज करा दे, स्टोन आपको अपोज करा दे, तो दैट इज़ बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट कहा जाता है। इसी तरह से इनर्शिया ऑफ मोशन, इट इज़ द एबिलिटी ऑफ बॉडी टू अपोज एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। जैसे फॉर एग्जांपल कोई अगर छोटा बच्चा है वो साइकिल चलाते हुए आ रहा है, आप उसे अपने हाथों से फोर्स लगाकर रोक सकते हैं। लेकिन अगर कोई बड़ा पर्सन है वो बाइक चलाकर आ रहा है तो आप उसे अपने हाथों से रोकने का सोचें अगर, तो वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि अब जो मास है वो बढ़ चुका है व्हीकल और पर्सन दोनों का, जिससे उनकी इनर्शिया ऑफ मोशन की
प्रॉपर्टी भी इंक्रीज हो गई बिकॉज ऑफ मास। तो डेफिनेशन यहाँ पर हम बोलते हैं इट इज़ द एबिलिटी ऑफ बॉडी टू अपोज एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। और इसी तरह से डायरेक्शन में चेंज अगर करवाना है तो इट इज़ द एबिलिटी ऑफ बॉडी टू अपोज एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। तो अगर आप बॉडी को यूनिफॉर्म मोशन की डायरेक्शन से डेविएट करना चाहते हैं उसके लिए भी आपको उस पर फोर्स लगाना पड़ेगा। उस वक्त बॉडी आपको अपोज करेगी बाय ए प्रॉपर्टी दैट इज़ कॉल्ड इनर्शिया, और ये उसके अकॉर्डिंग टाइप्स हैं। यूनिट्स ऑफ फोर्स की बात करेंगे, उससे पहले आप चाहें तो इसको थोड़ा सा पॉज करके नोट कर सकते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं एब्सोल्यूट यूनिट। तो एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ मास में हमारे पास आता है कॉन्सेप्ट, हमारे पास दो तरह की यूनिट्स हैं। एक एब्सोल्यूट यूनिट आती है, ग्रेविटेशनल यूनिट। एब्सोल्यूट यूनिट यहाँ स्टैंडर्ड वैल्यू हम यूज़ कर रहे हैं, ग्रेविटेशनल यूनिट में हम जी का इफेक्ट लेना शुरू कर देंगे। तो शुरू करते हैं पहले एब्सोल्यूट यूनिट से। एब्सोल्यूट यूनिट में दो हैं, एक एसआई और एक सीजीएस। एसआई यूनिट में हमारे पास आता है न्यूटन। फॉर्मूला है फोर्स का F=ma। एफ की वैल्यू 1 न्यूटन कब बन सकती है, जब मास 1 ले लेंगे, एक्सेलरेशन भी 1 लेंगे एसआई सिस्टम में, तो एफ की वैल्यू एसआई सिस्टम में आ जाएगी 1 न्यूटन। और इससे हम 1 न्यूटन को डिफाइन कर सकते हैं, 1 न्यूटन इज दैट फोर्स which produces an acceleration of 1 meter per second square in a body of mass 1 kg। इसी तरह से सीजीएस यूनिट में आता है डाइन, F=ma, और m = 1 ग्राम, एक्सेलरेशन 1 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। या आप सीजीएस सिस्टम में ले रहे हैं इसको, तो f की वैल्यू 1 डाइन बन जाएगी। तो 1 डाइन इज दैट फोर्स विच प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर इन ए बॉडी ऑफ मास 1 ग्राम। तो ये हमारा मेथड है डिफाइन करने का, 1 नंबर के क्वेश्चन में आता है, तो आप इसी तरीके से लिखेंगे। पॉज करके इसको भी नोट कर सकते हैं। आगे बढ़ाते हैं, फिर ग्रेविटेशनल यूनिट आ रहा है हमारे पास। तो ग्रेविटेशनल यूनिट में हमारे पास है ऐसा यूनिट किलोग्राम फोर्स kgf, या किलोग्राम वेट kg वेट भी हम इसको कहते हैं। F=m में है, m अगेन 1 kg। इस बार a को हमें 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेना होगा, तो f की वैल्यू 9.8 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर और 9.8 न्यूटन आ जाएगी, विच इज़ इक्विवेलेंट टू 1 kgf। ये 1 किलोग्राम फोर्स के बराबर होगी, और इसको हम डिफाइन भी इसी तरीके से करेंगे। Hence 1 kg is that force which produces an acceleration of 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन ए बॉडी ऑफ मास 1 kg। तो ये कन्वर्जन भी होगा, 1 किलोग्राम फोर्स इज ऑलवेज इक्वल्स टू 9.8 न्यूटन। इस कन्वर्जन को भी जरूर आप याद रखें न्यूमेरिकल्स के लिए। देन सीजीएस यूनिट, यहाँ पर किलो हट जाता है, ग्राम फोर्स और ग्राम वेट आ जाएगा। डिफाइन करने का तरीका वही पहले की तरह है, और ये इनका कन्वर्जन, इस बात को भी आप ऊपर की तरह इसको याद रखेंगे। डिफाइन करने का तरीका सेम है, आप चाहें तो इसको पॉज करके थोड़ा सा नोट कर सकते हैं। देन नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारे पास आता है कॉन्सेप्ट ऑफ लीनियर मोमेंटम। मोमेंटम हम यहाँ पर बोलते हैं इट इज़ डिफाइंड एज द क्वांटिटी ऑफ मोशन स्टोर्ड इन द बॉडी। बॉडी जब भी मोशन में आती है तो वो मोशन को स्टोर करने लगती है अपने अंदर। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर हम देखें तो साइकिल आप चलाते हैं, साइकिल को चलाने के लिए पेडलिंग करना होता है। पेडल करते करते गाड़ी साइकिल आगे जाएगी, जैसे पेडल करना बंद करेंगे साइकिल एकदम से नहीं रुकती है, थोड़ा आगे जाकर रुकती है। वो जो पेडल करने के दौरान आपने मोशन डेवलप किया था बॉडी में, वही मोशन बॉडी में स्टोर हो गया इन द फॉर्म ऑफ मोमेंटम। तो उसी को हम बोलते हैं क्वांटिटी ऑफ मोशन स्टोर्ड इन द बॉडी। मैथमेटिकली हम इसको मेजर करते हैं एज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, P=mv इसका फॉर्मूला है। और ऐसा यूनिट हमने इसी के अकॉर्डिंगली बनाई है, kg मीटर पर सेकेंड। क्वांटिटी इज वेक्टर along the direction of velocity and dimensional formula is again from the formula। तो इसे भी पॉज करके आप चाहें तो नोट कर लेंगे। आगे बढ़ाते हैं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारे पास न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। बहुत ही फेमस रूल, सभी जानते हैं इनके बारे में, फिर भी हमें यहाँ पर बेसिकली इनको पढ़ना है और इनकी डिटेल देखेंगे फिर। तो न्यूटन ने कुछ 3 रूल दिए थे बेसिकली मोशन को एक्सप्लेन करने के लिए उसके कॉज के साथ। तो जिसमें पहला आता है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, जिसे हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहेंगे, क्योंकि ये इनर्शिया को डिफाइन करता है बेसिकली। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन और लॉ ऑफ इनर्शिया, इट स्टेट्स दैट every body continues to be in a state of rest or uniform motion unless an external force acts on the body।
इसका मतलब होता है कि अगर किसी बॉडी की बात की जाए तो बॉडी हमेशा अपनी स्टेट को मेंटेन करने की कोशिश में रहती है। अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी, मोशन में है यूनिफॉर्म मोशन में तो यूनिफॉर्म मोशन को ही फॉलो करेगी, अनलेस जब तक हम उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं कर देते। इसके बहुत सारे एग्जांपल हैं हमारी डेली लाइफ में। अब बुक केप्ट ऑन द टेबल, अपने आप टेबल से बुक हट कर नहीं जाएगी जब तक आप फोर्स नहीं लगाएंगे। व्हीकल्स के केस में आपने देखा होगा, व्हेन वी ट्रेवल इन अ व्हीकल देन अपर पार्ट ऑफ बॉडी मूव्स फॉरवर्ड वाइल व्हेन ब्रेक्स आर सडनली अप्लाइड। तो ये हमारे कुछ केसेस हैं, आप अपने हिसाब से भी बना सकते हैं। घर में जो डस्टिंग आप करते हैं, जैसे अगर किसी कारपेट से डस्ट निकालना है तो उसे स्टिक से हिट करना, ये भी हमारा न्यूटन्स फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंगली ही होता है। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, आप भी कुछ अपनी तरफ से एग्जांपल्स जो यहाँ पर कमेंट में बता सकते हैं, ज़रूर करके बताएं। देन न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, इसमें हमारे पास आता है इट स्टेट्स दैट रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ द बॉडी। पहला तो बताता है कब मोशन क्रिएट होगा बॉडी में, दूसरा बता रहा है जब मोशन क्रिएट कराएंगे तो उसका मोमेंटम में चेंज आएगा, दैट चेंज इन मोमेंटम, उसका रेट यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ द बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी। बॉडी पर जो फोर्स आपने अप्लाई किया है उसी के साथ ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनैलिटी में रहेगा। और इसको लिखने का तरीका होता है डी पी बाई डी टी इज़ प्रोपोर्शनल टू एफ। रिवर्स करके हम इसको मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। उससे पहले आप चाहें तो इसको पॉज करके यहाँ पर नोट कर लेंगे। तो ये रिलेशन क्या बता रहा है, डी पी बाई डी टी इज़ एफ, तो हमने एफ को रिवर्स करके लिख दिया डी पी बाई डी टी मैथमेटिकली। देन एफ इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट आता है प्रोपोर्शनलिटी ब्रेक करके, के डी पी बाई डी टी, के की वैल्यू 1 है एसआई सिस्टम के लिए, तो एफ का फॉर्मूला डी पी बाई डी टी बन गया। अब डी बाई डी टी ऑफ पी लिखते हैं हम इसको, जिसमें पी का मतलब है मास इंटू वेलोसिटी। मोमेंटम के फॉर्मूले में हम देख ही चुके हैं इस बात को। तो यहाँ से एम ड्यूरिंग मोशन कांस्टेंट रहता है, उसको बाहर करेंगे कांस्टेंट फैक्टर को, डी बाई डी टी ऑफ वी, इसे हम कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विच इज़ एक्चुअली एक्सेलरेशन। तो एफ इज इक्वल्स टू एम में जो फॉर्मूला यहाँ पर ये बनता है ये इसी तरीके से डेवलप होकर आता है। और तीसरा तो बहुत ही फेमस रूल है, सभी जानते हैं, टू एवरी एक्शन देयर इज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो जब भी कहीं पर फोर्स डेवलप होगा, किसी तरह का एक्शन डेवलप होगा, उसका रिएक्शन भी डेवलप होगा। ये हमारा न्यूटन्स का थर्ड लॉ है। इसको अगर फिगर वाइज देखें तो इस तरीके से दिखाया जाता है, दो बॉडी हैं ए और बी, दोनों एक दूसरे पर फोर्स लगा रही हैं। एफ ए बी, ये जो एफ ए बी है ये टूवर्ड्स बी है, यानी कि बी ने फोर्स लगाया। एफ ए बी को हम पढ़ेंगे फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी। इसी तरह से एफ बी ए को पढ़ेंगे फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए। और इनको लिखने का तरीका ये रहेगा, वेक्टर्स के कॉन्सेप्ट में हम देख ही चुके हैं, इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेज को ये इंडिकेट कर रहा है। फोर्सेज इक्वल हैं, मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल बट डायरेक्शन वाइज अपोजिट। तो ये तरीका होगा माइनस साइन के साथ इस एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट करने का। ठीक है, तो पॉज करके नोट कर लेंगे न्यूटन्स थर्ड लॉ को भी। नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, देखते हैं क्या है हमारे पास। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आ रहा है हमारे पास इम्पल्स। इम्पल्स जनरली ये जर्क के लिए यूज़ होता है। डिफाइन करते हैं चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉडी। जब भी हम किसी बॉडी पर फोर्स लगाते हैं तो जो फोर्स डेवलप होता है बॉडी पर वो उसके मोमेंटम को चेंज करता है। कितना चेंज इन मोमेंटम आया, दैट इज़ कॉल्ड इम्पल्स। और इसको हम किस तरीके से डिफाइन कर रहे हैं, दूसरा मेथड, इट इज़ डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड स्मॉल टाइम फॉर विच फोर्स इज एक्टिंग ऑन द बॉडी। जब भी किसी बॉडी पर फोर्स लगाते हैं स्मॉल टाइम के लिए तो फोर्स और टाइम का प्रोडक्ट करके भी जो टर्म आती है दैट इज़ ऑल्सो इम्पल्स। एफ का फॉर्मूला न्यूटन सेकेंड लॉ से हमने पढ़ा था डी पी बाई डी टी, उसको यहाँ फॉर्मूले में पुट करेंगे तो डी टी से डी टी कैंसिल होता है और ये आ जाता है डी पी जो कि चेंज इन मोमेंटम के बराबर है। तो इस तरीके से भी हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, ये भी हमारा एक मेथड हो सकता है डिफाइन करने के लिए। तो इसे आप पॉज करके नोट कर लेंगे, आगे बढ़ाएंगे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो हमें मिलता है एसआई यूनिट फॉर्मूले के अकॉर्डिंग है केजी मीटर पर सेकंड और न्यूटन सेकंड, क्वांटिटी वेक्टर है, डायमेंशनल फार्मूला सेम एज दैट ऑफ मोमेंटम। तो कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं डेली लाइफ में, थोड़ा सा उसकी बात करेंगे। तो एप्लीकेशन में आ रहा है वाइल कैचिंग ए क्रिकेट प्लेयर लोवर्स हिज हैंड। तो ये आपने देखा होगा, कैचिंग के दौरान क्रिकेटर हमेशा हाथ को नीचे लेकर आते हैं, प्लेयर जो है वो हाथ को नीचे लेकर आते हैं कैच के साथ साथ। तो ये इसीलिए होता है ताकि टाइम ऑफ कांटेक्ट यहाँ पर बढ़ाया जा सके, और टाइम ऑफ कांटेक्ट अगर बढ़ेगा तो ये यहाँ से वैल्यू को मेंटेन करता है, चेंज इन मोमेंटम में फोर्स की वैल्यू को एडजस्ट कर देगा। इसको बेसिकली हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि जैसे सपोज जे इज इक्वल्स टू एफ इन टू डी टी है हमारे पास, तो हम इसको यहाँ पर कुछ ऐसा कंसिडर कर सकते हैं कि जे इज इक्वल्स टू एफ इन टू डी टी के फॉर्म को आप ऐसा लिखें कि इट इज़ लाइक
दिस, इसको हम लिख रहे हैं 20। सपोज जे 20 आता है तो इसको लिखने का तरीका है 20, ये हो जाएगा 10 इंटू 2, 10 इंटू 2 भी हो सकता है और 2 इंटू 10 भी लिखा जा सकता है इसको। तो 10 इंटू 2 लिखेंगे या 2 इंटू 10, मैथमेटिकली कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट अगर आप इस फॉर्मूले के सेंस में देखें तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली यहाँ पर जहाँ टाइम कम है, टाइम 2 है, तो फोर्स की वैल्यू 10 है। ऐसे ही टाइम की वैल्यू जब हमने बढ़ा दी है 10 तो फोर्स की वैल्यू 2 हो गई। यही किया क्रिकेटर ने कि जब वो हाथ को नीचे लेकर आए तो टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट उन्होंने बढ़ा दिया 10, जिससे फोर्स की वैल्यू कम हो गई। चेंज इन मोमेंटम गिवन बॉडी के लिए फिक्स होगा और इससे फोर्स को एडजस्ट करते हुए कैच करना बॉल को आसान हो जाता है। ठीक है, सभी जगह यही कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होगा इसका। तो और क्या क्या एप्लीकेशन है वो भी देखते हैं, जैसे कि चाइना वेयर्स एंड ग्लास वेयर्स। जब भी अगर कभी आप इनको ख़रीद के लाए हों तो आपने देखा होगा थर्माकोल फ्रेम्स में पैक्ड रहते हैं। अगेन कि अगर इनको जर्क लगता है तो थर्माकोल फ्रेम या जो इनको हम रैप करके रखते हैं पेपर या स्ट्रॉ पीसेज में, वो टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट बढ़ा दें और उससे इनके ब्रेक होने के चांसेस कम हो जाएंगे। देन अगेन बोगीज ऑफ ट्रेन्स आर प्रोवाइडेड विद बफर्स। इट इज़ अगेन ऑल्सो टू प्रोवाइड मोर टाइम सो दैट जर्क रिड्यूसेस। व्हीकल्स में हमारे कार, बस, स्कूटर, इन सब में शॉकर्स लगे होते हैं, शॉक एब्जॉर्बर्स, जो गाड़ियों पर आने वाले जर्क को अनइवन रोड पर चलते वक्त जो जर्क लगता है उससे बचाते हैं। इसी तरह से एथलीट्स आर एडवाइज्ड टू स्टॉप स्लोली। रनिंग फिनिशिंग पॉइंट कंप्लीट करने के बाद भी एथलीट्स थोड़ा डिस्टेंस तक रन करते हैं, अपने आप को स्लो डाउन करने के लिए थोड़ा टाइम लेते हैं, सो दैट टाइम अगर इंक्रीज़ होगा तो फोर्स जिसकी वजह से जर्क डेवलप हो रहा है बॉडी पर वो रिड्यूस हो जाएगा। तो इसीलिए इसे किया जाता है। और अब हमारे पास नेक्स्ट आ रहा है कॉन्सेप्ट, उससे पहले हम इसको पॉज करके नोट कर सकते हैं। नोट्स बनाने के लिए आगे बढ़ाते हैं इसको। तो कॉन्सेप्ट है न्यूटन सेकंड लॉ इज़ द रियल लॉ ऑफ मोशन। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। न्यूटन के 3 रूल हैं लेकिन उसमें सिर्फ सेकंड लॉ को हम बोल रहे हैं रियल लॉ ऑफ मोशन। तो इसको पूछे जाने के 2 तरीके। एक नंबर में अगर पूछा जाता है तो आप सिर्फ इतनी बताएंगे बात कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो बिकॉज न्यूटन फर्स्ट लॉ एंड थर्ड लॉ बोथ कैन बी डिराइव्ड यूजिंग न्यूटन सेकंड लॉ। न्यूटन सेकंड लॉ की मदद से हम दोनों रूल को प्रूव कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं देखते हैं। न्यूटन फर्स्ट लॉ फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ लेकर आ रहे हैं। तो न्यूटन सेकंड लॉ का हमने इस्तेमाल किया, F इज इक्वल टू एम ए बताया। इफ़ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन द सिस्टम देन F विल बी इक्वल टू 0। F अगर 0 है तो एम ए 0 होगा, एम ए 0 है तो A को 0 होना पड़ेगा बिकॉज मास कांट बी 0। और अगर A 0 है तो इसकी 2 ही पॉसिबिलिटी हैं, या तो वेलोसिटी 0 है बॉडी रेस्ट में, या फिर वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, वेलोसिटी कांस्टेंट यानी कि यूनिफॉर्म मोशन। तो इसका मतलब निकल कर आता है हेंस अ बॉडी कंटिन्यूज टू बी इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन टिल सम एक्सटर्नल फोर्सेज अप्लाइड ऑन द बॉडी। इसको हम कहते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, और इसीलिए हमने कहा है न्यूटन सेकंड लॉ इज़ द रियल लॉ। तो फर्स्ट लॉ का जो प्रूफ है यूजिंग न्यूटन सेकंड लॉ, इसे आप यहाँ पर पॉज करके नोट कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे फिर न्यूटन्स थर्ड लॉ फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ की बात करें अगर, तो न्यूटन्स थर्ड लॉ को लेकर आने के लिए हम कह रहे हैं यहाँ पर न्यूटन्स थर्ड लॉ फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ। इसके लिए हमने 2 बॉडी कंसीडर की हैं, ए और बी, दोनों एक दूसरे पर फोर्स लगा रही हैं, F12 एंड F21। तो न्यूटन सेकंड लॉ से हमारे पास कॉन्सेप्ट है F इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अगर फर्स्ट बॉडी की बात करें तो फर्स्ट बॉडी पर जो अप्लाई होगा वो dp/dt फॉर P1 फर्स्ट बॉडी के लिए कर दिया है। इसी तरह से सेकंड बॉडी पर जो मोमेंटम होगा वो P2 होगा, तो dp2/dt दोनों को हमने सम किया। d/dt ऑफ P1 भी है और P2 भी है, तो d/dt हमने कॉमन किया, P1 प्लस P2 दिस इज द टोटल मोमेंटम ऑफ द कंबाइंड सिस्टम। एंड हम ये मानकर चल रहे हैं एज देयर इज़ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम, सो इसका टोटल मोमेंटम हमेशा कांस्टेंट या कंजर्व्ड रहेगा, P1 प्लस P2 कांस्टेंट होगा। तो अगर इसको हम यहाँ पर ऊपर वाला एक्सप्रेशन इधर पुट कर देते हैं P1 प्लस P2 इज कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का d/dt यानी कि डिफरेंशिएशन होता है 0, जिससे F12 इक्वल टू माइनस F21 आता है, और इसी को हम कहते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हमारा, इसको भी आप पॉज करके नोट कर लेंगे। यहाँ से शुरू हो रहा है, उसके बाद ये पोर्शन, और ये हमारा न्यूटन सेकंड लॉ की मदद से न्यूटन्स का थर्ड लॉ भी हमने यहाँ पर प्रूव कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट बढ़ाते हैं इसे आगे।
तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ये भी एक तरह से एक्सप्लेनेशन है हमारे न्यूटन सेकंड लॉ का फर्दर लेवल पर। क्या कहता है रूल? इट स्टेट्स दैट इफ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन द सिस्टम देन टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कंजर्व्ड और वी कैन से कांस्टेंट। ये कह रहा है कि अगर कोई बॉडी या कोई सिस्टम है, ग्रुप ऑफ बॉडीज़ है, और उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता है, तो उसका जो ओवरऑल टोटल मोमेंटम होगा पूरे सिस्टम का वो कांस्टेंट रहेगा। तो इसका क्या मतलब निकल कर आता है उसको हम यहाँ देख सकते हैं। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से जो फोर्स का फॉर्मूला है हमारे पास वो है F इज इक्वल्स टू dp बाई dt। ये एक्सप्रेशन हमारा dp बाई dt बनता है न्यूटन सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंगली। अब इसमें कहा गया, कंडीशन लगाई गई है कि इफ़ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन द सिस्टम, यानी कि फोर्स की वैल्यू ज़ीरो है, तो डी बाई डी टी ऑफ पी इज़ ज़ीरो, और ऐसा तभी पॉसिबल है व्हेन पी इज़ कांस्टेंट। तो पी की वैल्यू कांस्टेंट होगी, पी यानी कि मास इनटू वेलोसिटी, इसका प्रोडक्ट कांस्टेंट है। तो इसमें आप एक तरह से ये भी कह सकते हो कि जो बिफोर प्रोसेस मोमेंटम था m1v1 वही इक्वल टू आफ्टर प्रोसेस हो जाता है m2v2। ये भी एक तरीका होता है इसको लिखने का। तो इसको आप पॉज करके नोट कर लेंगे, फिर हम इसे आगे बढ़ा सकते हैं। तो बेसिकली न्यूटन्स का जो लॉज हैं वो हमारे प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के साथ भी एसोसिएटेड हैं। किस तरह से हैं वो हम यहाँ एक प्रूफ में देखेंगे। तो पहला प्रूफ हम जो करने जा रहे हैं वो है न्यूटन्स थर्ड लॉ को प्रूव करेंगे यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को हमें किस तरीके से देखना है, यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का कॉन्सेप्ट है यूजिंग PCM वी विल प्रूव न्यूटन्स थर्ड लॉ। कैसे होगा उसके लिए हमने माना है, ये कंडीशन मानी है हमने, टू बॉडीज आर देयर, मासेज m1 एंड m2 इनिशियली मूविंग विद वेलोसिटी u1 u2 इन सेम डायरेक्शन। इनके ये सिचुएशन बिफोर कोलिजन की है, कोलाइड होती हैं, कोलिजन होता है इनके बीच में, और अब ये आफ्टर कोलिजन मूव कर रही हैं, मास m1 m2 मूव कर रहे हैं v1 v2 वेलोसिटी से। तो u1 u2 इज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ मासेज m1 m2 एंड v1 v2 इज द फाइनल वेलोसिटी। तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम कॉन्सेप्ट यह है कि कोलिजन में किसी तरह का एक्सटर्नल फोर्स इन्वॉल्व नहीं है, तो इसीलिए हम लिख सकते हैं टोटल मोमेंटम ऑफ सिस्टम बिफोर कोलिजन इज इक्वल्स टू टोटल मोमेंटम ऑफ सिस्टम आफ्टर कोलिजन। बिफोर कोलिजन की बात करेंगे तो फिगर के अकॉर्डिंगली आप देख ही रहे हैं, पहली बॉडी का मोमेंटम m1 इंटू u1 है, सेम डायरेक्शन में दूसरा m2 u2 है तो प्लस कर दिया। ऐसे दूसरे केसेस में फाइनल में m1 v1 है प्लस m2 v2 आ गया। इसमें हमने क्या किया है, m1 u1 को एज इट इज़ रखा है, माइनस m1 v1 इधर आ गया, फिर ऐसे ही m2 v2 अपनी जगह पर है, माइनस ऑफ m2 u2 इधर आ गया। तो हमने 1 को एक साथ कर लिया, 2 को एक साथ कर लिया, माइनस कॉमन लिया है, तो फाइनल मोमेंटम ऑफ फर्स्ट बॉडी माइनस इनिशियल मोमेंटम ऑफ फर्स्ट बॉडी, इसको हम कहते हैं चेंज इन मोमेंटम ऑफ फर्स्ट बॉडी। इसी तरह से दिस इज फाइनल माइनस इनिशियल मोमेंटम ऑफ सेकंड बॉडी, तो इसको हम कहते हैं चेंज इन मोमेंटम ऑफ सेकंड बॉडी। ये बन जाएगा dp2, पहला वाला dp1 विद माइनस साइन, दोनों तरफ अगर हम dt से डिवाइड कर देते हैं तो आप समझ ही रहे होंगे dp बाई dt फोर्स बन जाएगा, और यही हमारे रूल को बना देता है आगे। डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई dt, तो हमें मिला है माइनस ऑफ dp1 बाई dt इज इक्वल टू dp2 बाई dt। तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 माइनस के साथ इक्वल टू फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, और इसी को हम कहते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ। तो इसे आप पॉज करके नोट कर सकते हैं। ये हमारा रूल हो गया है। अब इसी का बिल्कुल रिवर्स प्रोसेस हम फॉलो करेंगे। इस बार हम करेंगे टू प्रूव प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम यूजिंग न्यूटन्स थर्ड लॉ। न्यूटन्स थर्ड लॉ की मदद से हम प्रूव करेंगे। तो कैसे होगा देखते हैं। इसमें भी सिचुएशन वही ली है हमने, बट इस बार हमने न्यूटन्स थर्ड लॉ से स्टार्ट किया। तो बेसिकली जो डेरिवेशन हमने पहले की थी उसी को हम रिवर्स स्टेप्स में लेकर जा रहे हैं। F12 इक्वल्स टू माइनस F21, माइनस को इधर ले आए, मल्टीप्लाई कर दिया दोनों तरफ dt से, फोर्स इनटू स्मॉल टाइम ये dp होता है, इम्पल्स dp यानी कि चेंज इन मोमेंटम। तो F12 के लिए dp1, F21 के लिए dp2 वेक्टर फॉर्म में, माइनस ऑफ चेंज इन मोमेंटम ऑफ फर्स्ट बॉडी इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम ऑफ सेकेंड बॉडी, रिवर्स स्टेप्स हैं। और फिर हमने इसको कर दिया माइनस के साथ फाइनल माइनस इनिशियल मोमेंटम ऑफ फर्स्ट बॉडी, दूसरी साइड भी है फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम ऑफ सेकेंड बॉडी, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई किया और इनिशियल को एक साथ रखकर इक्वल टू फाइनल को एक साथ कर दिया, जिससे हमें मिल गया
total momentum of system before collision is equals to total momentum of system after collision. This is called principle of conservation of linear momentum, और यही हमारा रिलेशनशिप है जो हमने रिवर्स डायरेक्शन में प्रूव किया है. तो आप इसको भी पॉज करके नोट कर सकते हैं. तो ये हमारा कॉन्सेप्ट था जिसमें हमने देखा हमारे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन और उनके इंट्रोडक्शन को. इसके बाद आता है इसमें कॉन्सेप्ट थोड़ा सा और आगे बढ़ेगा जिसमें हम अपीरेंट वेट और टेंशन और नॉर्मल रिएक्शन के बारे में बात करेंगे. वो सब बातें होंगी अगली क्लास में. मिलेंगे फिर आपसे अगली क्लास में. तब तक के लिए टेक केयर. गुड बाय.